नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है इस चैनल पर। हिंदी का ये टेस्ट है, डेली रात को 8 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट होता है। आज संडे, आज आपको एक चैलेंज मिल रहा है। 50 में से आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि आप 40 क्वेश्चन करेक्ट कीजिए। 50 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करने का चैलेंज है। आइए क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो आज आपके सामने पहला क्वेश्चन 51 नंबर है। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? शब्द वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? यह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका करेक्ट है पारगम्य। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, बाकी आपका गलत दिया हुआ है। तो राइट है आपका पारगम्य। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किए जाने वाला कौन सा भाषा है? पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, पहाड़ी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? 52 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका है 53 नंबर, आलोचना। इसका पर्यायवाची क्या बनेगा? आलोचना का पर्यायवाची क्या बनता है भाई? आलोचना का पर्यायवाची यहाँ पे बनेगा समीक्षा। आलोचना का पर्यायवाची क्या बनेगा? सिमिलर वर्ड्स, समीक्षा। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट है। आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा। एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आप इसमें कर जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, इसको क्या कहा जाता है? एक शब्द बताना है, पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? मंद बुद्धि, विद्वान, कुशाग्र बुद्धि। 54 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट यहाँ पर आपका क्या है? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, कुश की नोक सी तीखी, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुश की नोक जैसी हो, बहुत तीखी बुद्धि हो, उसको बोला जाता है कुशाग्र बुद्धि। ये व्यक्ति, ये बालक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा मनुष्य कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, ये कहलाता है शुद्धोधन। क्या कहलाता है? शुद्धोधन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये बात कर रहा है अभिजात्य। अभिजात्य का विलोम क्या बनेगा? बताइएगा, अभिजात्य का विलोम क्या बनेगा? अभिजात्य का विलोम बनता है अकुलीन। ठीक है, आकुलीन। अभिजात्य का विलोम बनेगा आकुलीन। आइए करते हैं 57 नंबर, पूछ रहा है ये विलोम कहेगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या बनेगा? अतिवृष्टि का विलोम बनेगा, क्या बनेगा डियर? ये बनेगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए 57 नंबर का। उसके बाद आपसे उपसर्ग पूछ रहा है, अभिशंसा का उपसर्ग क्या होगा? अभिशंसा का उपसर्ग क्या बनेगा? अभिशंसा, तो यहाँ पर बी ऑप्शंस देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि अवलोकन। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग बनेगा? और ऑप्शंस देख लीजिएगा, आसानी क्वेश्चन है बिल्कुल। अवलोकन में अब आपका उपसर्ग बन जाएगा, लोकन आपका मूल शब्द बन जाएगा। लोकन क्या है? मूल शब्द है। निर्विवाद, निर्विवाद में संधि विच्छेद। भैया निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या बनेगा? निर्विवाद का संधि विच्छेद बताइएगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद होता है नी प्लस विवाद। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तांक में समास बता दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्राप्तांक में समास कौन सा है? प्राप्तांक में समास कौन सा है? ये आपका है तत्पुरुष समास। कौन सा है ये? तत्पुरुष समास। प्राप्तांक में आपका समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। त्रिफला में समास कौन सा है भाई? त्रिफला में आपका यहाँ पे देखो संख्या आ गया है 3, इट मीन्स यह आपका द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। ठीक है, चलो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? बताइएगा जरा, वर्णिक छंद बताइए कौन सा है? वर्णिक छंद कौन सा है भाई? कवित्त, सवैया और इंद्रवजा, ये तीनों आपके वर्णिक छंद हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 63 नंबर का। ठीक, नेक्स्ट 64 नंबर है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप इसको बताएंगे कि सवैया होता है। सवैया में क्या होता है? 22 से 26 वर्ण होते हैं और 4 चरणों में विभाजित होता है सवैया। ठीक है, 64 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका कह रहा है 65 नंबर,
भैया इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पंक्ति क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। प्रॉपर एक 3 सेंटेंस का ये है। पंक्ति में कौन सा रस है? अब बात यहाँ पे वीर का कह रहा है तो जाहिर सी बात है भयानक तो हो ही नहीं सकता है, रौद्र भी नहीं हो सकता और आपका अद्भुत भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे वीर की बात हो रही है, ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, तो ये आपका वीर रस हो जाता है, राइट ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आप बताइएगा, आपसे पूछेगा एक दंत, एक दंत में कौन सा समास है? एक दंत में कौन सा समास है? अभी मैंने बताया था एक दंत, एक दंत में होता है ये आपका है बहुब्रीहि समास, एक दंत बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा, ये है आपका तत्पुरुष समास में प्रधान। तत्पुरुष समास में प्रधान कौन सा होता है? पहला पद होता है या दूसरा पद होता है या दोनों पद होता है? बता दीजिएगा। ये नवीन पद जो नया पद निकलता है ना वो होता है प्रधान, बताइए। 67 का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये है दूसरा पद, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रधान होता है। उसके बाद परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? ये तो बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। परमेश्वर, परमेश्वर में एक समास बताइएगा। 68 ये आपका होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। जितने भगवान होते हैं ये लगभग बहुब्रीहि समास होते हैं। राजभाषा, ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा। राजभाषा में कौन सा है? जनाब राजभाषा में है तत्पुरुष समास, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम समास बताना है। रुपया पैसा, अरे भाई रुपया पैसा, ये तो ना तो आपका द्विग हो सकता है, ना ही आपका तत्पुरुष हो सकता है, ना ही आपका अव्ययभाव हो सकता है। ये हो सकता है आपका द्वंद्व समास। क्या हो सकता है? ये आपका द्वंद्व समास होता है। माता पिता, ठीक है, रुपया पैसा, ये सभी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। उसके बाद बताइएगा स्वर्गवासी में कौन सा समास है? हमने यहाँ पे 10 समास कर लिया है। स्वर्गवासी में कौन सा समास है? स्वर्गवासी, बताइएगा जरा। स्वर्गवासी में है आपका तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। याद रखिएगा स्वर्गवासी में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। अब करते हैं फटाफट संधि की बात। संधि में हम लोग पढ़ेंगे अध्ययन। अध्ययन में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है अध्ययन में? 72 नंबर क्वेश्चन है। ये होता है यहाँ पर यण संधि। अध्ययन में आपका दरअसल यण संधि का प्रयोग हुआ है। और अगर प्रत्येक की बात करें कि प्रत्येक को आप संधि विच्छेद कैसे डिवाइड करोगे, तो प्रति प्लस क्या निकलेगा? एक प्रति प्लस एक, राइट, प्रति प्लस एक प्रत्येक, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बताएंगे आप टिकाऊ में प्रत्यय बता दीजिएगा। टिकाऊ, टिकाऊ, आऊ, 74 का बिल्कुल ठीक है, आऊ सही निकाल पा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे टिका आपका मूल शब्द हो गया, आऊ आपका प्रत्यय हो गया। अब उसी प्रकार से आपका तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, आक, देखिए बोलिए और निकालिए, सिंपल सा चीज़ है, आक, तैराक, ठीक है, बी ऑप्शंस। उसके बाद संधि विच्छेद करिए, किसका? तिरस्कार का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तिरस्कार का संधि विच्छेद बताइए। 76 तिरस प्लस कार, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। तिरस प्लस कार होता है 76 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद संकर, संकर का संधि विच्छेद क्या बनेगा? ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामिनेशन में आया हुआ है और यहाँ पे गलती होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। संकर का संधि विच्छेद होता है सम प्लस कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन करते हैं व्यर्थ। व्यर्थ का संधि विच्छेद करिए। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या बनेगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद बनेगा वी प्लस अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यर्थ का संधि विच्छेद बनेगा वी प्लस अर्थ, व्यर्थ, ठीक है, 78 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। निष्फल, निष्फल में कौन सा संधि विच्छेद है? निष्फल, निष्फल में कौन सा संधि विच्छेद है? 79। तो निष्फल में आपका होता है विसर्ग संधि। कौन सा होता है? विसर्ग संधि। इट मीन्स 79 का ऑप्शन नंबर सी। छंदमाला किसकी रचना है? बताइएगा जनाब। छंदमाला ये है आपका केशवानंद की। छंदमाला ये आपका केशवानंद की आपका ये रचना है। उसके बाद गिरना किस प्रकार का क्रिया है? ये तो मैंने कई बार आपको करवाया है। गिरना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आपका होता है प्रणार्थ क्रिया। कौन सा? प्रणार्थ क्रिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि विशिष्ट
विशिष्ट का अपोजिट बनाइए। विशिष्ट का अपोजिट बनेगा सामान्य। विशिष्ट का अपोजिट क्या बनेगा? विपरीत शब्द बनेगा सामान्य। 82 का ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार आप बात करेंगे साकार। साकार का अपोजिट बनाइए। 83 नंबर क्वेश्चन है, साकार का अपोजिट बनेगा निराकार। क्या बनेगा? निराकार। ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं, हम यहाँ पे करेंगे शुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप निकालेंगे। जैसे कि इस लड़की ने दही गिरा दिया। इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका सही रूप क्या बनेगा? ये तो गलत ही स्टेटमेंट है। 84 में इस लड़की ने दही गिरा दिया, गलती से मेरे मुंह से यही निकला था और ये भी ठीक ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नॉर्मली हम लोग सही सेंटेंस ही बोलते हैं। देखो, आंसू से आंचल भीग गई। अब इसमें क्या होगा? आंसू से आंचल भीग गई, ऐसा सेंटेंस बोला जाता है क्या? कि आंसुओं से भाई एक आंसू थोड़ी ना निकलता है। जब आंसू निकलेगा तो ग्रुप में निकलेगा ना, कई सारे आंसू निकलते हैं भाई। तो आंसुओं से आंचल भीग गया ना, आंसू से आंचल भीग गया नहीं होता है, आंसुओं से आंचल भीग गया। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आपका ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट है कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द। भविष्य में अगर होने वाला है कुछ भी, उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? 86 नंबर क्वेश्चन है, भावी। क्या बोलते हैं? भावी। भविष्य में होने वाला, उसके लिए बोलते हैं एक शब्द भावी। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन है, देखो, गजानन, विघ्नेश, विनायक तीनों होते हैं ना, गोविंद नहीं होता है। गोविंद किसका? द कृष्ण भगवान का होता है। समझे? जब वह गाता है तब, देखो, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका है क्रिया विशेषण का, ये उपवाक्य है। क्रिया विशेषण का उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर सी 88 का। मुहावरा समझिए, स्वावलंबी होना। मुहावरा का क्या मतलब है? स्वावलंबी होना। इसका मतलब होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना। स्वावलंबी होना मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, और हम सभी को स्वावलंबी होना चाहिए। अनु का प्रयोग करके हम उपसर्ग निर्मित शब्द बनाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। अनु से बनेगा अनुस्वर, ऑप्शन नंबर बी 90 का। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन है, युग्म सही नहीं है। ठीक है, शब्द युग्म सही नहीं है। उन्नति का पतन, मूर्त का अमूर्त, वक्र का ऋजु, अपेक्षा का अनिक्षा। बताइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सही पकड़ पा रहे हैं, अपेक्षा का अनिक्षा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एरर डी वाले में था, बाकी तो ठीक ही है सब। जो चित्त के साथ कार्यशील हो, जो चित्त के साथ कार्यशील हो, उसके लिए एक शब्द बता दीजिएगा। जो चित्त के लिए है उसके बोलते हैं दत्त चित्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। अच्छा, बहुवचन में किसका प्रयोग नहीं होता है? चिड़िया का नहीं होता, दर्शन का नहीं होता, प्रत्येक का नहीं होता, साधु का नहीं होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग चिड़िया, दर्शन और इस सब का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्रत्येक का बहुवचन प्रयोग में नहीं होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन ठीक है 93 का। बताइएगा 94 क्या है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइएगा। उसने फल खा लिया, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। बिल्कुल आसान है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। वर्तमान काल का है, मोहन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थे का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे जाऊंगा, ये भविष्य की बात बता रहे हैं। 95 क्वेश्चन है, थोड़ा पानी देना। इस वाक्य में थोड़ा क्या है? बताइए। 95 है, गलती नहीं करिएगा, यह है विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण। 95 का ऑप्शन नंबर बी, पानी, थोड़ा पानी देना। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा निर्मित है। सरल विश्लेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द बता दीजिएगा। सरल से क्या बन जाएगा? सिंपल सा चीज़ है क्वेश्चन, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, सरलता बन जाता है, सरल से सरलता बनेगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? 97 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण। क्या हो? व्याकरण। अगर हमें व्याकरण के ज्ञान नहीं है तो हमें किसी भी भाषा पे उतनी पकड़ नहीं होगी। अगर हमें हिंदी सीखना है तो हिंदी व्याकरण के ज्ञान पर हमें
पकड़ बनानी पड़ेगी। और उसी प्रकार अगर उर्दू सीखना है तो उर्दू के, और इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर, तो सभी लैंग्वेज के ग्रामर पे अच्छी पकड़ होगी तो उस लैंग्वेज में हमारी पकड़ अच्छी बनेगी। गंगा जल में कौन सा समास है बता दीजिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, गंगा जल में कौन सा समास है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को बी केयरफुल होके पढ़ना होता है। संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, तो ये यहाँ होता है आ, ये बिल्कुल आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आपका है 100 क्वेश्चन है, लास्ट है आज का। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है शब्द। वर्णों के मेल से, ध्यान रखिएगा, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं शब्द। जैसे कि क म ल, अगर 3 वर्ण मिल जाएं तो बनता है कमल, तो ये एक क्या है आपका, ये बन गया शब्द। ठीक है ना। चलिए सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों को, मित्रों को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।